नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को ओणम की शुभकामनाएं और साथ ही साथ टीचर्स डे की यानी कि शिक्षक दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत कुछ सीखते हैं हम हर रोज़ बाज़ार से, ज़िंदगी से, लोगों से, तो उन सभी को और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं ज़रा मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के अंदर 2-4 दिन का जो हलचल थी उसका इम्पैक्ट तो शुरुआत में था, लेकिन अब थोड़ा फिजल आउट हुआ है। सेंसेक्स करीब करीब 1/4% नीचे है, निफ्टी करीब 1/4% है नीचे है, निफ्टी बैंक करीब ½ % नीचे है, मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। आज एडवांस ग्लैंड में करीब 1012 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और करीब 1558 शेयरों में बिकवाली है, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बाजार को ड्रैग करने वाला है आईटी। बीच में कुछ बज उड़ा था कि ट्रंप साहब टैरिफ लगा सकते हैं शायद आईटी के ऊपर, और उस बज के बीच में आईटी में तेज बिकवाली आई थी, लेकिन करीब 1.5% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है, 0.25% नीचे। रियल्टी, एफएमसीजी, ये दोनों आज मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे हैं और ऑटो जो है वो करीब करीब हरे निशान में 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आज बातचीत करने के लिए पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं आशा मैम। आशा मैम से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। आशा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल रहे हो, इंस्पिरेशन रहे हो, बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं। दूसरा मैम, क्योंकि हम लोग उस जगह पे डील करते हैं, उस सब्जेक्ट में डील करते हैं जो कि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, तो पहले तो मैं आपकी ही लर्निंग चाहूँगा भारतीय बाज़ारों से लेके या बाज़ार को लेकर कि आपने क्या सीखा, या कोई लर्निंग जो आप शेयर करना चाहो। गुड आफ्टरनून सुमित जी, आपको और सभी दर्शकों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट्स तो बिल्कुल आज 20 साल हो गए मेरे को इस मार्केट में, और हर दिन कुछ नया निकल के आता है। मैंने एक ही चीज देखी है, इस मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई, अगर आप टेक्निकल करने जाओ तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% राइट होती है। अगर आप फंडामेंटल्स करने जाओ तो कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो हमेशा सही चले और उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस मोमेंटम हो। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि 100% तो हम इस मार्केट में कोई भी एक ऐसा पैमाना पकड़ के नहीं चल सकते कि जो हो। तो वो मैंने एक सबसे बड़ी बात सीखी, इसीलिए मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट करके बोलती हूँ, मैं गारंटीड नहीं बोलती हूँ। क्योंकि ये पता है कि ये मार्केट में कोई भी गारंटीड नहीं चीज जैसी नाम ही नहीं है। तो वो मैंने जरूर सीखा है कि आप इस मार्केट में पूरा 100% आप कभी भी अश्योरेंस दे के किसी को कोई एडवाइस मत दीजिए। थोड़ा सा हमेशा ये मार्केट आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देता ही है, और एक अनसर्टनिटी का एलिमेंट रहता है, वो हमेशा आप ध्यान रखिए। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम सब चीजें ठीक होती है। दूसरा ये मैंने सीखा है कि ये मार्केट में लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल चीजें ठीक हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर अगर अच्छा किया हुआ है तो वो रिटर्न देके ही जाता है। तो ये दो चीजें मैंने मार्केट से सीखी कि एक तो आप 100% इसमें कभी भी राइट नहीं हो सकते, आप कोई भी फंडा कोई भी टेक्निकल लगा लो। और दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इस मार्केट में हमेशा जो निवेशित रहा है उसने कमाया ही है। तो दो लर्निंग जो आस्था मैम ने आपको बताई है, जिसमें और एक तीसरी लर्निंग जो आस्था मैम को देखकर मैं आपको बता सकता हूँ, वो है कि हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखो। आप चाहे कितना भी सीख लो, कितना भी समझ लो, कितना भी जानते हो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो। ये आस्था मैम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सालों साल से इतना कुछ सीख रही हैं, इतना कुछ जानती हैं, इतने आईपीओस कवर कर चुकी हैं, इतनी कमोडिटीज़ कवर कर चुकी हैं, इतना बाजार कवर कर चुकी हैं, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रही हैं। तो ये ग्राउंडेड रहने की जो खासियत है थैंक यू। ये ज़रूर बाजार आपको सिखाता है। तो इसमें ये भी एक बड़ी कैपेबिलिटी या क्वालिटी है जिसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। खैर, आज समय में अब आते हैं मार्केट्स पे। पहले तो बाजार पे आप क्या राय रखते हो, क्योंकि आज बाजार है तो कुछ सुस्त मूड में। कल के कुछ एक्साइटमेंट के बीच में आज बाजार बिल्कुल ढीला है, और छुट्टी भी है बीच में। वो ट्रंप साहब ने अगर ना मतलब बज़ ना उड़ाया होता किसी वजह से कि आईटी पे टैरिफ लग सकता है, तो ये जो हलचल हुई है थोड़ी बहुत वो भी ना होती। कैसे देख रहे हो मार्केट्स को आप? देखिए, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये मार्केट में कोई भी चीज 100% काम नहीं कर रही है करती है। तो थोड़ा सा एक रूम हमेशा रखना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये हो ही जाएगा। जो इसमें बोलता है कि ये ऐसा हो ही जाएगा, वो ज्यादातर रॉन्ग प्रूव होते हैं। अब देखिए, जिस तरह से जीएसटी के अनाउंसमेंट्स आए थे, उसके बाद सबको लग रहा था कि एक बहुत अच्छी तेजी आएगी। स्टार्टिंग के कल हमने ट्रेडिंग सेशन में देखी भी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। तो आज भी अगर मैं देखूँ तो निफ्टी वीक ही लग रहा है। और जब कल की ही तेजी को वो टिका नहीं पाया तो डेफिनेटली आज तो इस तरह का, अभी तो हमारे सामने कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी नहीं है।
तो मार्केट्स में मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस और ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। निफ्टी अभी 24,646 के आसपास चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अब ये डाउन साइड में 24,560 तक, 24,570 तक जा सकता है। तो थोड़ा वीक अभी और भी लग रहा है निफ्टी यहाँ से, तो इसलिए निफ्टी में अभी ये सोच के कि इतनी वीकनेस आ गई है, खरीदारी के मौके तलाशे, मेरे को लगता है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, अभी खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। मैम, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, इनमें क्या करें? निफ्टी आईटी तो आज एकदम से नीचे आया न्यूज़ फ्लोज के बीच में, और निफ्टी बैंक, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक भी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। इनफैक्ट एक बहुत अहम सपोर्ट है इसको 53,500 का, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो निफ्टी आईटी और भी ज्यादा वीकनेस दिखा देगा। तो 53,500 से 53,400 का एक अहम सपोर्ट है निफ्टी बैंक को, और उस सपोर्ट को ये बचा के रखना चाहिए, लेकिन अभी तो वीक ही लग रहा है। और मेरे को जो लग रहा है कि 53,782 चल रहा है, तो 53,700 से 53,600 तक जाने की भी कोशिश कर सकता है निफ्टी बैंक। ये काउंटर भी वीक लग रहा है, लेकिन अगर 53,400 के नीचे क्लोज देने लगे, फिर इसमें गिरावट और थोड़ी गहरा सकती है। और मैम निफ्टी आईटी? जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह का बज अभी चल रहा है, डेफिनेटली उसने आज या निफ्टी आईटी को भी एक काफी बड़ा फॉल दिखा दिया है। इस काउंटर ने भी निफ्टी आईटी अभी भी वीक लग रहा है, 34,555 के आसपास चल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 34,200 के आसपास। अगर 34,200 का स्तर टूटता है, आज का लो 350 का था, 34,350 का, लेकिन 34,200 का अगर स्तर टूटा तो फिर ये और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। तो निफ्टी आईटी भी वीक लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गिरावट निफ्टी आईटी में भी हमें देखने को मिल सकती है। किसी ने भी निफ्टी आईटी में अगर तेजी बनानी है तो वो अभी वेट एंड वॉच करे, अभी इन स्तरों पे तेजी की कोशिश ना करे। तो निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और बाजार, इन पर आपने राय सुनी आस्था मैम की। एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां देखने को मिली। और अभी निफ्टी की अगर कुछ खरीदारी है तो एम&एम में एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इटर्नल एक और ऐसा नाम जहाँ पर कुछ हद तक अपमूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर एक अपमूव है, उसमें आइशर मोटर, पावर ग्रिड, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहाँ पर है वो उसमें आईटी प्रोमिनेंटली आगे है। आईटी और आईटीसी दोनों में ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आईटीसी सबसे ऊपर टॉप लूजर में, फिर आता है आईटी जिसमें टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, तीनों के तीनों नाम जो कि आज दबाव में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप साइड पे जो गेनर्स है उसमें बीएससी, आइडिया, एम&एम फाइनेंस, ग्लेनमार्क, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। और गिरने वाले शेयरों में ओला इलेक्ट्रिक जहां दबाव के साथ कामकाज हो रहा है फिर से, वो सॉफ्ट बैंक के निकलने के बाद। प्रेस्टीज एस्टेट, परसिस्टेंट और ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर बिकवाली है। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में फर्स्ट क्राई यहाँ पर खरीदारी है, गॉडफ्रे फिलिप्स में खरीदारी है, के फिनटेक में खरीदारी है, बीईएमएल में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे एफएसएल, सैजिलिटी, डॉक्टर लाल पैथ लैब और तेजस नेटवर्क, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आस्था मैम, एम&एम इसको आप कैसे देख रहे हो? रोज बरोज तेजी, कल भी तेजी, आज भी कैरी फॉरवर्ड बाइंग, क्या करा जाए इसमें? देखिए बिल्कुल, एमएनएम यहाँ पे काफी मजबूत पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन ये कल जिस तरह का इसने एक अप मूव दिखाया, जिसे हम गैप अप बोलते हैं, तो वो एक गैप जो बना हुआ है चार्ट में, मुझे बस वो थोड़ा चिंता का विषय लगता है। और कभी भी हो सकता है कि वो गैप फिल करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए ये नीचे आ जाए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है एमएनएम में। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कैंडिडेट है, नो डाउट, और इसमें 3700 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी इसमें वेट करना चाहिए। खरीदारी के लिए थोड़े और निचले स्तरों पे मिला ये काउंटर, जिसमें कि मुझे लगता है कि एक बार 3400 से लेके 3300 तक के लेवल्स आए तो फिर खरीदारी का सोचना चाहिए। अभी इसमें तुरंत खरीदारी के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आउटराइटली खरीदारी ना करें, कहीं नीचे मिल जाए तो आप खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक बार में अभी खरीदारी करना सही नहीं कि ऑल टाइम हाई पे शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक ये ज़रूर है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी आस्था मैम से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आप मेंबरशिप प्लान्स के जरिए भी हमारे साथ जुड़िए, और ना केवल आस्था मैम बल्कि किसी भी जानकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। आस्था मैम, पहला सवाल आया है विनय दलाल जी का।
पहले तो ये आपको जेबीएम के लिए थैंक यू कर रहे हैं, उनकी कॉल पर उन्होंने शायद बहुत अच्छा पैसा बनाया, और अब वो पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में करना क्या चाहिए बाजार को लेकर भी और साथ साथ जेबीएम पर भी, अभी अब वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं बाजार की बात करूँ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सुमित जी कि अभी खरीदारी के मौके नहीं तलाशने चाहिए। बाजार में थोड़ी गिरावट और दिख रही है, तो या फिर कोई बहुत ही अच्छी न्यूज ओवर द वीकेंड आ जाए तो वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो तो वीकनेस दिख रही है, इसके मार्केट में अभी खरीदारी के मौके ना तलाशे। जेबीएम ऑटो की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि 605 से लेके 620 के बीच में बना हुआ है। तो इसमें अभी मेरे हिसाब से लिया हुआ है तो जस्ट होल्ड करें, नई खरीदारी इसमें भी नहीं करनी है। और लिया हुआ है तो 590 के स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसको होल्ड कर लें। वापस से 630 650 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके। एक सवाल आया है सुहास गोडबोले साहब का, ये पूछ रहे हैं कि क्या एचसीएल टेक में अभी एंट्री करनी चाहिए आज के फॉल में? 3 से 4 महीने का नजरिया है। देखिए, एचसीएल टेक की बात करें तो आज का जो फॉल आया है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है इस काउंटर पे। इसलिए अभी इसमें बिल्कुल खरीदारी तुरंत ना करें। 1420 के आसपास चल रहा है। 1380 1370 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। तो वहां पे अच्छे मौके मिल सकते हैं कि खरीदारी के मौके तलाशना चालू करें या कुछ कुछ अक्यूमुलेट करना या बॉटम फिशिंग करना चालू करें। अभी नहीं करना है इस काउंटर पे खरीदारी। ओके, तो अभी खरीदारी ना करें, कहीं थोड़ा और स्टेबल हो जाए तब एक बार को आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर है। मानस महापात्रा साहब का सवाल आया है वेदांता के ऊपर। ये 440 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या ये खरीदारी करना सही रहेगा इनके लिए? कि वेदांता का कल अगर मूव देखें तो बहुत अच्छी तेजी बना के बहुत ऊपरी स्तरों से फिर से ये फिसला था स्टॉक। 440 पे खरीदारी करना चाहते हैं मेरे हिसाब से इस काउंटर में। वैसे तो ये अच्छा ही लग रहा है। 436 437 के आसपास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से 3-4 रुपए नीचे, बस इतना ही फर्क है। तो 3-4 रुपए नीचे आए तो फिर खरीदारी करें, बेटर रहेगा। पर वेदांता में बिल्कुल ट्रेंड तेजी का है और 452 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा ये काउंटर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 422 का जरूर लगा ले। 422 का स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ी गिरावट 436 के आसपास आती है तो खरीदारी के मौके तलाशे। अल्टीमेट टारगेट 452 का रखें। ओके, तो 452 के अल्टीमेट टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, कहीं निचले स्तरों पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगा। कमलेश जी, जो कि हमारे एक मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि टाटा टेक और अदानी टोटाल, इन दोनों में क्या वो लॉस बुक करें? और चुना है उन्होंने देवनगरी शुगर। अगर आप ट्रैक करते हैं देवनगरी शुगर को, तो क्या इनमें एंट्री करनी चाहिए इन्हें? देखिए, टाटा टेक में वीकनेस अभी भी लग रही है। 668 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 670 से लेके 665 तक बिल्कुल ये माफ कीजिएगा, 650 तक बिल्कुल ये जा सकता है। क्योंकि 668 चल रहा है तो 670 से तो ऑलरेडी नीचे चल रहा है। अब नेक्स्ट इसका जो लेवल आ रहा है वो 652 650 का आ रहा है। तो वहां तक जाने का ये एक रूम रखता है। तो वहां पे फिर इसमें अभी खरीदारी ना करें, उन स्तरों पे एक बार वापस से अपनी कॉल रिव्यू कराएं। दूसरा कौन सा काउंटर था सुमित जी? मैम, टाटा टेक और इन्होंने दूसरा नाम जो चुना है वो है अदानी टोटाल। क्या यहाँ से निकलकर ये देवनगिरी शुगर में जाएं? जी बिल्कुल, अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक तो ये भी अभी वीक लग रहा है। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से भी मार्केट को देखते हुए ज्यादातर स्टॉक्स में वीकनेस ही हमें देखने को मिल रही है। देवनगिरी शुगर की यहाँ पे इन्होंने बात की है। एक्चुअली इसका ये काउंटर मुझे मिल नहीं रहा है मेरे इसमें टिकर पे। तो मुझे 5-10 मिनट लगेंगे क्योंकि काफी लीस्ट ये ट्रैक्ड काउंटर है देवनगिरी शुगर। सो मैं अभी इसमें ये कोई कमेंट नहीं पास कर पाऊंगी सुमित जी, इसके चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके। इसके अलावा वर्षा गुप्ता जी पूछ रही हैं कि ग्रीव्स कॉटन और देवयानी इंटरनेशनल, इन दोनों में इन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये होल्ड करें या निकल जाए इनमें से? देवयानी इंटरनेशनल पहले हम ले लेते हैं लीफ कॉटन से पहले। और देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें निकल जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट में है तो निकल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वेट कर लीजिए, ये काउंटर वापस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बढ़िया तेजी है मेरे हिसाब से तो इनफैक्ट वेट करना ही इसमें बेटर रहेगा।
तो मैं यहाँ निकलने की सलाह नहीं देती हूँ। इसमें 195 197 तक के टारगेट्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे। देवयानी इंटरनेशनल में होल्ड करने की सलाह है 195 से 197 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 168 का रहेगा। दूसरा काउंटर ग्रीव्स कॉटन था। ग्रीव्स जी। कॉटन की बात करें तो ग्रीव्स कॉटन में यहाँ पे अभी निकलने की सलाह इस काउंटर पे भी नहीं है। बहुत ज्यादा कंसोलिडेट होके एक ब्रेकआउट तो परसों देने की कोशिश की। अभी एक दायरेमंद कारोबार ही ये दिखाएगा। दायरा है 200 से 235 के बीच में। तो ये इसी एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा, इसलिए इसमें भी होल्ड कर लें। निकले ना, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 208 का रहेगा। और टारगेट आप इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 240-42 के रख सकते हैं। ओके, एक सवाल अश्वनी राय साहब का, ये पूछ रहे हैं कि इजी ट्रिप में इन्होंने 18 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। मैम, जिस तरह की सिचुएशन इसने पहले दिखाई है, अब क्या किया जाए इसमें? जी बिल्कुल, इज माई ट्रिप की यहाँ पे बात करें तो, और या फिर इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें तो ये तो वीक ही लग रहा है। इन्होंने कितने रुपए पे खरीदारी की हुई है सुमित जी? मैम, 18 रुपए पे। अभी तो वीक लग रहा है। देखिए, ऊपरी स्तरों पे, बहुत ऊपरी स्तरों पे खरीदारी कर ली तो ये काफी ज्यादा पेशेंस टेस्ट करेगा। या तो आप कुछ एक काउंटर में से निकल जाएं, जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से 1/4 में तो नुकसान बुक करके एक बार निकल ही जाइए, क्योंकि वीक ही लग रहा है। ये काउंटर 8 रुपए के नीचे गया तो वीकनेस गहरा सकती है। एक सवाल आया है मैम रेनू सिंघल जी का। पहले तो ये आपकी फैन है, आपकी प्रशंसक हैं। ये पूछ रहे हैं कि आईजीएल इन्होंने ले रखा है 203 रुपए के दाम पर। इसमें से प्रॉफिट बुक करके क्या स्विगी में एंटर करना चाहिए ना? ये बिल्कुल दोनों अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है, बिल्कुल ही डिफरेंट कंपनी है। तो पहली चीज तो वो है। अब आईजीएल की बात करें तो बिल्कुल प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे तो अभी ये वीक ही लग रहा है। और चार्ट्स पे वीक है तो करंट लेवल पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो बिल्कुल एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पर स्विगी की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लगता है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है जो तेज हो सकता है। स्विगी में जो हमारा टारगेट है वो अभी तो यहाँ पे इनिशियली तो 480 का आ रहा है। अभी चल रहा है 436। पहला 450 और फिर 480, ये दो टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट आप माफ कीजिए, थोड़ी बहुत एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो आपको स्विगी को लेकर भी एक राय दी गई है। मैम, एक सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर, अजीत तिवारी साहब का। करना क्या चाहिए? चला भी बढ़िया, आज टूटा ही बढ़िया, अब क्या करें? बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो देखिए, मैनेजमेंट ने तो यहाँ पे काफी अच्छा कमेंट्री दिया है। बट रिजल्ट्स तक वेट करें। रिजल्ट्स में अगर वो आ गया तो वापस तेज हो जाएगा ये काउंटर। अभी वो कितना एग्जीक्यूट होता है वो ही देखने की बात है। तो ओला इलेक्ट्रिक में मेरे हिसाब से तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 2 दिन से गिरा है, वीकनेस थोड़ी और हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है, और ये काउंटर 53 से 54 तक जा सकता है। तो 53-54 के अराउंड जा सकता है। अभी वैसे ही प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में चल रहा है, सो हो सकता है थोड़ा और यहाँ पे गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। पीडी गर्ग साहब पूछ रहे हैं मैम कि स्टॉक गैप फिल करने आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अब मैं ये बताती हूँ। कभी भी कोई भी चीज, जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एकदम से जब खुले थे काउंटर्स, लाइक एफएमसीजी काउंटर, ब्रिटानिया की बात करिए, या ऑटोमोबाइल स्पेस की हम बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, तो एकदम बहुत तेजी से खुले थे। यानी कि अगर कल परसों का जो क्लोज था उससे भी बड़े डिफरेंस के, 2-2%, 3-3% के डिफरेंस से जब कोई खुलता है, यानी कि जो प्रीवियस क्लोज है उसके क्लोज के नेक्स्ट डे जब ये खुलता है तो एक बड़े गैप के साथ खुलता है, उसे हम एक गैप बोलते हैं चार्ट पे। अब क्या होता है, वो एक गैप बन जाता है। तो ये ज्यादातर स्टॉक्स में टेक्निकल्स एंड जो हम स्टडी करते हैं उसमें देखते हैं कि कभी कभी अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो गैप को भरने के लिए, यानी कि वो जो गैप क्रिएट हुआ है बड़े डिफरेंस के साथ खुलने के लिए, उसको भरने के लिए वो नीचे भी आता है। तो वो नीचे अगर आएगा तो डेफिनेटली गैप भरेगा, तो स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक हम टेक्निकल्स में यूज करते हैं। इसका मैं बहुत ज्यादा तो और विश्लेषण यहाँ नहीं कर सकती, बस इतना ही बताती हूँ कि कभी कभी प्रीवियस क्लोज से जो बड़े डिफरेंस के साथ ओपन या मतलब डाउन या अप ओपन होता है, उसमें जो गैप क्रिएट होता है उसे हम एक गैप बोलते हैं, और उसको भरने के लिए या उसको कम करने के लिए स्टॉक प्राइस मोमेंटम देते हैं। उसकी वजह से हम डाउन साइड या अपसाइड प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो एक इवेंट की वजह से गैप अप
या गैप डाउन होता है, उसको भरने का जो ड्यूरेशन होता है उसे कहा जाता है कि स्टॉक गैप फिल करने आ रहा है। सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं। नाथ साहब का सवाल है कि गैब्रियल इन्होंने 1240 रुपए के दाम पे ले रखा है, करना क्या चाहिए? मैम ये स्टॉक भी एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के गया है हाल फिलहाल में, और बहुत समय बाद तेज़ी आई थी इसमें, अभी क्या करें? जी, गैब्रियल इंडिया की बात करें तो बिल्कुल ये स्टॉक अभी मेरे को लगता है होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस से ठीक हो जाएगा। अभी 1225 चल रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। स्टॉप लॉस तकरीबन मेरे हिसाब से पोजीशन पे बना सकते हैं 1140 का। तो तो 1140 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर लीजिए। वापस से ठीक होने के चांसेस इस काउंटर पे हैं। और अगर ये वापस से तेज हुआ तो मेरे को लगता है यहाँ पे आराम से हमें 1300 के अबव के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 1300 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। आप अगर कहीं लोअर लेवल्स मिले वहाँ पर एक बार को फिर भी ऐड कर सकते हैं। गुंजन जी एक तो आपके प्रशंसक भी हैं और आपको टीचर्स डे थैंक यू। विश भी कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि अंबुजा सीमेंट और जेके टायर इन दोनों में वो फ्रेश एंट्री की इच्छा रख रही हैं, कहाँ एंट्री करनी चाहिए? ठीक, देखिए बिल्कुल सीमेंट स्टॉक्स की हम बात करें तो सीमेंट में भी काफी अच्छे जीएसटी के लिए एक अनाउंसमेंट्स थे, बट वो इतना कुछ चला नहीं। तो अभी अंबुजा सीमेंट में एंट्री मत करिए मैम। इसके पीछे का कारण है कि कल भी एक गिरावट आई थी ऊपरी स्तरों से और आज भी ये फर्दर इसको नीचे की तरफ ही ले जा रही है। तो अभी तो इतना अच्छा लग नहीं रहा। 566 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये डाउन साइड जा सकता है 540 तक। उस उन लेवल्स तक आता है तो फिर एक बार अपनी क्वेरी को रिव्यू करवाइए, अभी ना खरीदे। दूसरी तरफ जेके टायर की बात करूं मैं, तो जेके टायर में भी अभी चार्ट्स पे ठीक ही लगता है। इसमें खरीदारी के मौके फिर भी तलाशे जा सकते हैं। एज कम्पेयर टू अंबुजा सीमेंट ये काउंटर बेटर लगता है। तो इसमें एक बार खरीदारी के मौके ढूंढिए। 346 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसमें 333 का लगा लीजिए और पोजिशंस में बने रहे। 330 का लगा लीजिए राउंड ऑफ करके। 330 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 363 का रहेगा। तो 363 के पहले टारगेट के लिए आप जेके टायर को एक बार को देख सकते हैं। नीतू त्यागी जी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट क्राई इन्हें 465 रुपए में मिला है आईपीओ में, और अब क्या करें? ये 12 महीने का टारगेट रख के चल रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए फर्स्ट ट्राई में मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि कुछ एक मोमेंटम बन रहा है इस काउंटर पे और आज तो बहुत अच्छी तेजी है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 397 के आसपास चल रहा है। पर मैं एक बार ये 440 तक जाने की क्षमता रखता है। पहला टारगेट तो मैं 430 का ही दूंगी। तो 430 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करें। इनकी खरीद 465 की है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। बने रहिए मैम। स्टॉप लॉस 350 का जरूर लगा लें। तो आप एक बने तो रहिए लेकिन स्टॉप लॉस को ज़रूर मेंटेन रखिए। आज तेज़ी भी है और कुछ इंस्टीट्यूशन डेस्क पर भी यहाँ पर बस चल रही है स्टॉक को लेकर, सो इसलिए भी बेटर है आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा करूर व्यासा बैंक अशोक देवनाथ साहब के पास है, करीब करीब 230 रुपए के दाम पर 463 शेयर हैं, समय दे सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें? जरूर ऐसे बैंक में अगर समय दे सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। 463 के दाम पे आपने बोला सुमित जी इन्होंने खरीदारी की है। जी 229 पे मैम, 463 शेयर हैं। माफ कीजिए। हाँ, मेरे को 463 कॉस्ट प्राइस लगी तभी मैं चौंक गई क्योंकि स्टॉक तो काफी 200 के आसपास ही चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए ये काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 195 का जरूर लगेगा। 195 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट इसमें 218 तक के रखते हैं। ओके, तो 218 तक के टारगेट्स के लिए आप फिलहाल ले सकते हो। वैसे तो आपकी खरीदारी से फिर भी नीचे है, लेकिन अभी तो आप होल्ड करो, ज़्यादा बेटर है। रेहान खान साहब पूछ रहे हैं कि वारी एनर्जी में वो नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या ये है लेवल जहां पर एंट्री करनी चाहिए? देखिए बारी एनर्जीज की बात करें तो वैसे ये लेवल है क्योंकि काफी टाइम से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा, जो कि 3180 के लेवल पे है। 3160 के लेवल पे, माफ करिए। तो मुझे लगता तो है कि ये काउंटर में एंटर कर सकते हैं, पर पूरा लमसम ना करें। जो भी अमाउंट ये डेडिकेट करना चाहते हैं उसमें से 50% ही लगाएं। 50% को अभी थोड़ी और गिरावट मिलती है तब लगाने की सलाह रहेगी। तो 50% अभी आप लगा सकते हैं, बाकी आप थोड़ा और गिरावट आए तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। एस के आहूजा साहब आपके बड़े प्रशंसक भी हैं,
और पूछ रहे हैं कि आरबीएल के शेयर हैं इनके पास 263 रुपए के दाम पे और डाबर है 530 रुपए के दाम पे। इसमें ये बने रहें या एग्जिट कर जाएं? सबसे पहले हम आरबीएल बैंक को देख लेते हैं। 263 पे खरीदा है, तो यहाँ पे अच्छा फायदा हो रहा है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पूरा मत करिए, क्योंकि ये स्टॉक अच्छी तेजी में बना हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं रहते इसके अमूमन, तो इसीलिए पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रही हूँ। और बाकी जो पार्शियली होल्ड करेंगे वो 263 का ही स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस का, और टारगेट उसमें रखेंगे फिर 290, 295 का। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है आरबीएल बैंक में। दूसरा सवाल इनका मैम डाबर। डाबर पे था। जी बिल्कुल, डाबर की अगर हम बात करें तो अ, डाबर के चार्ट्स, जिस तरह से एफएमसीजी में हमने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा मोमेंटम देखा है, तो डाबर में भी उसी तरह का एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। पर अभी ये लग रहा है थोड़ा सा वीक, 546 के आसपास आ रहा है। मेरे हिसाब से एक बार हो सकता है नीचे में 535 तक जाए। होल्ड करना है ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। स्टॉप लॉस पोजिशन पे मेंटेन कर सकते हैं, तो 519 का जरूर करें। और टारगेट फिर इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 575 का रहेगा। ओके, तो 575 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे भी यहाँ पर न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैं, सो और इवेंट काफ़ी हैं, सो उसके हिसाब से भी आप देखिएगा। मैम गगन अग्रवाल साहब के पास वोल्टैम्प के शेयर हैं 7500 रुपये के दाम पे और वेंट इंडिया के शेयर हैं 8900 के दाम पे। अब ये 3 से 4 साल के लिए रख सकते हैं, इन्हें कहाँ और एवरेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले मैं वोल्टेम की बात कर लेती हूँ। वोल्टेम में जो एवरेजिंग के ये मौके तलाश रहे हैं, अभी चल रहा है 7894। मेरे हिसाब से ये और ज्यादा वीक होगा, और अब ये जो नीचे में मोमेंटम दिखा सकता है, वो यहाँ पे हमें आराम से 7700 तक के लेवल से ये दिखाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 7500 तक भी जा सकता है। तो 7500 के आसपास आता है तो फिर इसमें एवरेजिंग और करने की सलाह रहेगी। अभी ना करें, 7500 के आसपास इसमें एवरेजिंग करें। दूसरा सवाल इन्होंने वेंट पे किया है। अगर मैं वेंट इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे भी जो करना है एवरेजिंग, वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाएगा 9700 का, तो फिर और अच्छे मौके देगा ये नीचे में एवरेजिंग करने को। तो 9700 का लेवल ऐसा है जहाँ पे एवरेजिंग के मौके तलाश है। अभी रुक जाइए एक बार, तो दोनों ही तो काउंटर में वेट कर लेना चाहिए। आपकी खरीदारी के अराउंड आप दोनों ही शेयरों को दोबारा एवरेज करिए, वो ज़्यादा बेटर है, और वेट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। पार्थानाथ साहब का एक सवाल आया है HDFC AMC पर। इन्होंने 5834 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है और ये पूछ रहे हैं कि 6 महीने का ये लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहाँ पर इन्हें एवरेज करना चाहिए, क्या करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने का व्यू इन्होंने लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से 6 महीने में ये नए टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से एक हमने इसमें तेजी देखी है, ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और जो न्यू टारगेट्स अब इसमें गोइंग फॉरवर्ड सेट हो रहे हैं, वो आप ये मान के चलिए तकरीबन यहाँ पे 5300 तो ऑलरेडी ये दिखा चुका है। नेक्स्ट लेवल है 5700 तक का। 5700 से लेके 5730, तो 5730 तक का लेवल ये दिखा सकता है। तो लेकिन अभी इसमें खरीदारी ना करें, ये अच्छा मौका देगा आपको खरीदारी का 5450 के आसपास। 5570 चल रहा है, मुझे लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी है 5450, 5500 तक ये जाएगा, तब इसमें खरीदारी करिएगा। अभी रुक जाइए इसमें खरीदारी करने के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी रुक जाइए खरीदारी करने में, आपको कहीं नीचे के लेवल्स मिल जाए वहाँ आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल है मैम HDFC फाइनेंस को, HDB फाइनेंस को लेके, माफ़ कीजिएगा, इनको 3 अलॉट हुए थे IPO के टाइम पर, और ये भी सेम स्टोरी है जैसे टाटा टेक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग है, वैसे HDB भी है। बढ़िया ग्रुप, लेकिन कमज़ोर लिस्टिंग या फ्लैट लिस्टिंग। अब क्या किया जाए? जी बिल्कुल, एचडीबी फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो आईपीओ के टाइम से इन्होंने लिया हुआ है, राइट? जी, एक्चुअल अलॉटमेंट है। जी हाँ, आईपीओ इसका 740 में आया था, तो अभी चल रहा है ये 768। तो थोड़ा सा ये तेजी है। देखिए इसमें क्या है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा और वीक हो सकता है। बहुत लंबे समय का नजरिया हो 6 महीने से अबव का, तब तो निश्चिंत होके बैठ जाए, फिर कुछ नहीं करना। लेकिन शॉर्ट टर्म का अगर यहाँ पे व्यू है,
थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लें, पार्शियली या फिर वन फोर्थ, बस इतना ही करना है। फुल मुनाफा वसूली नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अभी तो आपको फिर भी मुनाफा हो रहा है, इसलिए पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है नीचे में 750 से लेके 740 तक। और मेरे हिसाब से अभी पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, रिमेनिंग को होल्ड कर लीजिए 730 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 730 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशन के अंदर फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन ये क्लोज स्टॉप लॉस हैं तो ज़रा उनको भी आप फॉलो करिएगा। मुथूट फिनेंस पे खरीदारी करने की बात की है, या मुथूट फिनेंस या CDSL, इन दोनों में से कोई एक अगर चुनना हो तो मैम कौन सा चुना जाए? बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पे देखा जिस तरह से मुथूट फाइनेंस में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, तो ये जो भी गोल्ड फाइनेंसिंग रिलेटेड कंपनीज है, ये सब में तेजी है। जबकि CDSL में इस प्रकार की तेजी हमें देखने को नहीं मिली। फिर भी दोनों में से अगर एक काउंटर पे जाना है, तो अभी तो मैं स्थिति देखते हुए मुथूट फाइनेंस की तरफ ही इशारा करूंगी कि वहां पे अभी चार्ट्स में ज्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं तेजी करने के। तो मुथूट फाइनेंस में जाया जा सकता है। और इसमें भी क्योंकि देखिए नए नए टारगेट्स आते हैं, तो हमको वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं चार्ट्स पे, पहले से वो लेवल्स रहते नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है सुमित जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तेजी जो आई है, इसको ये आराम से 3000 से लेके 3100 तक लेके जाएगी। तो 3000 के ऊपर ये तेजी जा सकती है, सो आप मुथूट फाइनेंस को एक अच्छे विकल्प के तौर पे देख सकते हैं। मैम, एक सवाल आया है, इंटरेस्टिंग सवाल है, पुष्पेंद्र जी का सवाल है। ये US मार्केट में पेपाल में इन्वेस्टेड है और अब ये वहाँ से निकाल के अपनी पैसे को इंडियन मार्केट में डालना चाहते हैं, तो पहला, ये विकल्प सही है कि नहीं है, पहला। दूसरा, ये दो लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ढूंढ रहे हैं, कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो इन्होंने US मार्केट में जो पेपाल लिया हुआ है, वहां से ये निकालना चाह रहे हैं। और एक लार्ज कैप में ये अगर एंटर करना चाहते हैं, तो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है। इसमें अभी भी मौके तलाशिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा काउंटर है जो 1050 से लेके 1100 तक की तरफ जा सकता है। तो एक लार्ज कैप का स्टॉक पेपाल की जगह हो सकता है बजाज फाइनेंस का। दूसरा, एक स्मॉल कैप या मिड कैप की भी इन्होंने बात की थी, राइट? तो जी। उस श्रेणी में जो अभी लेटेस्ट में एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो एस्टर डीएम हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, माफ कीजिए। तो एस्टर डीएम में भी एक यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और एक स्मॉल कैप स्टॉक ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल स्पेस ऐसा होल काफी अच्छा लग रहा है। इस मार्केट की गिरावट में भी हमने देखा कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने इतना बड़ा कुछ या फिर पूरे हॉस्पिटल स्पेस में इतना बड़ा फॉल नहीं आया है। तो यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है। ऑल्दो ये स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप की श्रेणी में आता है। इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। बट यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। आशा मैम, आपके यहाँ भी वो ट्रेडिशन रहता है क्या कि खाने के साथ भुजिया खाई जाती है? देखिए नॉर्थ में और राजस्थान से क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ, तो डेफिनेटली वहां तो भुजिया का चलन बहुत ही ज्यादा है। उसके बिना तो बात ही नहीं होती है। और आप पूछ रहे हो कि हॉस्पिटल क्षेत्र आपको पसंद क्यों आता है? क्योंकि फ्राइड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंडिया में होता है, स्नैक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंडिया में होता है, और फूड हैबिट्स इस तरह की है, तो हॉस्पिटल की डिमांड तो वैसे रहेगी। मैम, एक बहुत सीधा सीधा प्रोपोर्शनल डिमांड है। जैसे जैसे इटर्नल के नंबर्स इंप्रूव होते जाएंगे, वैसे वैसे हॉस्पिटल के नंबर्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। सो ये बहुत ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों। तो अच्छी डिमांड है, इसीलिए हॉस्पिटल के वैल्यूएशन भी इतना चल रहा है शेयर। आगे बढ़ते हैं मैम, एक सवाल है M&M पर 10 साल के लिए, क्या 10 साल के लिए M&M ये भाव पर लेने लायक है? देखिए बिल्कुल, एमएनएम तो नो डाउट काफी अच्छा काउंटर है। 10 साल के लिए भी लेना हो तो ये भाव पे नहीं। मुझे हाई ये कहते हैं कि एक गट फीलिंग आ रही है कि ये थोड़ा नीचे आएगा। इसने बहुत ज्यादा बड़ी तेजी दिखा दी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें मंदी आएगी, लेकिन थोड़ा सा जब हम बहुत दौड़ जाते हैं तो थोड़ा हाफते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ही बस उतनी ही चीज के लिए ये नीचे आएगा, थोड़ा ब्रीदर लेने के लिए। तो तब बढ़िया मौके मिल जाएंगे इसमें 10 साल की खरीद के लिए। मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है। तो अभी इसमें खरीदारी ना करें। 3500 के आसपास चल रहा है। 3300, 3200 पे आता है। 3300 टू बी वेरी प्रिसाइज, तब इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। पर 10 साल के लिए बिल्कुल इस काउंटर में खरीदारी की जा सकती है। तो खरीदारी तो की जा सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टैगर वे में खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर है।
एक ही इशू है जो आस्था मैम काफ़ी समय से हाईलाइट कर रही है कि प्रॉब्लम शेयर में नहीं है, प्रॉब्लम जो हाल में आई बहुत बड़ी तेज़ी है वो है। सो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, पैसा डालने का सही समय होगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मीता जी का। इन्होंने एफेंडो में कुछ शेयर लिए थे जाइडस लाइफ के, 1040 की कॉल ली थी 25 रुपये पर, और उसमें ये एग्जिट कर गए और लॉस बुक किया। अब वो दोबारा चल पड़ा, तो क्या आज इनको एंटर करना चाहिए उसमें? छोड़ दीजिए, ये गया है। काउंटर थोड़ा नीचे आएगा तभी एंट्री के मौके ज्यादा अच्छे लग रहे। इन स्तरों पे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि अभी इसमें वापस एंट्री की जाए। आशा में एक बात बताओ, फ्राइडे का दिन है, आधा दिन बीत चुका है, 2 घंटे का सेशन बाकी है, इस समय पर एफएनओ में लॉन्ग जाना बनता है क्या? नहीं, जिस तरह का अभी मार्केट कंडीशन है, बिल्कुल भी ओवर द वीकेंड आप कोई पोजीशन कैरी करके मत जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो अभी चल रहा है। दोनों तरफ से है, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। सेफ साइड पे रहना है, सेफ प्ले करना है, तो ओवर द वीकेंड में इन स्तरों पे एफएनओ में एटलीस्ट आज के इस समय पे तो पोजीशंस लेने की सलाह नहीं देती, जबकि सिर्फ 2-2.5 घंटे का ही ट्रेडिंग बाकी है। एक सवाल आया है नवनीत वाशने साहब का। इन्होंने टाटा मोटर्स ले रखा है 690 रुपये के दाम पर, और सीएट भी ये लेकर बैठे हैं। 3 महीने का इनका नज़रिया है। मैम, पूरे ऑटो में इकलौता शेयर जो नहीं चल रहा है वो है टाटा मोटर्स, क्या किया जाए? क्योंकि इसमें ग्लोबल का जो साथ में इसके साथ एक पहलू है, शायद वो इसे चलने नहीं देता। नहीं तो ऑटोमोबाइल अभी स्टोरी इंडिया में तो काफी अच्छी बनी हुई है। टाटा मोटर्स की बात करें तो थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, पर बड़ा कोई फॉल नहीं लग रहा है। एक बार हो सकता है कि 680 678 तक ये काउंटर आ जाए, बस वहां तक की वीकनेस लग रही है। तो 680 670 तक जा सकता है, 78 नहीं, 670 तक। तो वहां तक एक बार वीक हो सकता है काउंटर, उसकी तैयारी करे, लेकिन वहां पे आता है तो फिर लेने के मौके तलाशने चाहिए। और मैम सीएट? जी बिल्कुल। सीएट की बात करें तो टायर स्टॉक्स में हमने जिस तरह से कुछ समय पहले एक अच्छी तेजी देखी थी, सीएट में भी अभी अच्छा ही है वैसे ये काउंटर। ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बस खरीदारी के लिए अभी के लेवल्स थोड़े से कम जम रहे हैं। खरीदारी इसमें अगर करनी होगी तो हम नीचे में एक बार 3260 के आसपास, 3270 के आसपास करेंगे, या फिर मोटा मोटी मानिए तो 3300 के जोन में करेंगे, अभी ना करें। तो अभी नहीं, 32-3300 के जोन्स पे कहीं मिले तो वहाँ खरीदारी करें। दोनों काउंटर अच्छे हैं, दोनों शेयर अच्छे हैं, बट लंबी अवधि के लिए इनको रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब अहमदाबाद चलते हैं, वहाँ पे धवल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। धवल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार धवल साहब, क्या सवाल है आपका? आ, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिए थे ओके 43 प्राइस पे। ओके। तो अभी मोर देन 4.5% लॉस चल रहा है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक कर लूं? चलिए, आशा मैम, छोटी अवधि के लिए इन्होंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लिया था, 243 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। अब यहाँ पे लॉस बुक करें या बने रहें, क्या स्टॉप लॉस रखें? 243 के दाम पे खरीदा है, राइट? जी मैम। तो इनको लॉस नहीं है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर तो 327 चल रहा है अभी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स धवल की ही साहब, बात कर रहे हैं ना? धवल साहब 343 है 243 है? 343 पे बाय किया था 343 है, क्रॉम्पटन ओके। ग्रीव्स। आशा मैम 343 है जहाँ पे इनकी खरीदारी है। जी जी बिल्कुल। मुझे 243 लगा स्क्रीन पे देखा तो, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई। देखिए, 343 के आसपास अगर खरीदा है तो अभी तो बिल्कुल नुकसान हो रहा है, बट नुकसान बुक करने की जरूरत नहीं लग रही है अभी, क्योंकि ये वापस से ठीक होना चाहिए। मोस्टली हमें इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। 319 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, भी इसमें नुकसान बुक मत करिए।